प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बात जरूर की थी कि ये 2 स्पेसिफिक जज की बात हो रही है उस कॉन्टेक्स्ट और लेटर के ऊपर, तो उस पर तो मैं अभी भी हूँ। मैं अदलिया का वकार को, अदलिया की इज्जत को 140वें नंबर से 1 नंबर पे देखना चाहता हूँ। मेरी पूरी गुफ्तगू में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर फिर भी अदालत को किसी बात पे नागवारी गुजरी है ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी, हमने उस पर अपोलॉजी कर ली है, हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपोलॉजी को अनकंडीशनल अपोलॉजी टेंडर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुस्तफ़ा कमाल और सेनेटर फैसल वाबडा के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत हुई जिसमें तौहीन अदालत का नोटिस वापस लेने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। फ़रोग नसीम ने मुस्तफ़ा कमाल का मुआफ़िक का बयान अदालत में पढ़कर सुनाया और कहा कि मुस्तफ़ा कमाल खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि मुस्तफ़ा कमाल समझते हैं तौहीन अदालत नहीं की तो मुआफ़ी कबूल नहीं करेंगे, जब तौहीन नहीं की तो गैर मशरूत मुआफ़ी क्यों मांग रहे हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम इजहार राय की आज़ादी पर कदगन नहीं लगाएंगे, कोर्ट की कार्रवाई रिपोर्ट नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि टीवी चैनल्स बताएं इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना करें। आईनी इदारे पर तनकीद करना अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं, पैमरा ने अजीब कानून बना दिया है, ये ज्यादती है, कार्रवाई क्यों रिपोर्ट नहीं होगी। मवाद नशर करने पर 34 टीवी चैनल्स को पैमरा के जरिए नोटिस भेजने का हुक्म। अगर समझते हैं कोई बेईमान जज है तो रेफरेंस लेकर आएं। लोगों ने हमें आपस में जंगे करने के लिए नहीं बिठाया। ये तमाम तर मामला जिसकी मुनासबत से आज पहला एक्सपर्ट्स के लिए बड़ा सवाल कुछ यूँ होगा, क्या वाकई तौहीन अदालत केस में मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का किया। पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, नवीद हुसैन साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ। आपके ख्याल में अब ज़ाहिर है ये मामला फैसल वाबडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू हुआ। ज़ाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया ने उसको दिखाया, उसके बाद जो आज जजेस साहिबान के रिमार्क्स और सारे केस की कार्रवाई के दौरान बातचीत हुई, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब ज़ाहिर है वो मुतासिर हुए होंगे उनसे और उन्होंने ये भी बात की, ऑल्दो वो दोनों कहते हैं कि हमने कोई तौहीन अदालत नहीं की। आपको लगता है कि तौहीन अदालत केस में वाकई मीडिया के जो किरदार पर बात हुई है, गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया मीडिया ने? दुआ काजी साहब शुरू में कहते थे मैं मीडिया नहीं देखता, मुझे लगता है कि अब वो सिर्फ मीडिया ही देखते हैं। हम बड़ा आसान है ना, 34 चैनल्स को उन्होंने वो जारी कर दिया। वो ये भी कह रहे थे कि सेनेट का जो रुकन ज़ाहिर है उसको ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए, वो अपर हाउस है हमारा, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत पढ़े लिखे सीजन्ड लोगों को सेनेट में जाना चाहिए। तो जब सेनेट में मुंतखब करके एक रुकन को भेज दिया गया और उसकी गुफ्तगू हम कैसे ना दिखाएं, हम उनकी उसके बाद चैनल्स में वो मुख्तलिफ शोज़ में भी आते रहे, मीडिया टॉक भी उन्होंने की, और फिर वो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो चलें टेंडर कर दी अपॉलॉजी कि जी गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं और अदालत के रहम करम पे छोड़ते हैं, जो कि चीफ जस्टिस साहब ने उसको भी तस्लीम नहीं किया कि आपने जब तौहीन ही नहीं की तो फिर माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तो इसमें सबसे आसान ये था कि मीडिया को नोटिस कर दिया जाए, क्या जी मीडिया वाले बताएं कि जी आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए। मुझे लगता है कि वो हमेशा की तरह हमारे जो ताकतवर लोग होते हैं वो कहते यही हैं कि जी हम आज़ादी इजहार राय पे पाबंदी नहीं लगाना चाहते, हम चाहते हैं कि आज़ादी इजहार हो, सबके लिए हो, लेकिन जैसे ही आज़ादी इजहार सामने आती है उसके बाद उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्योंकि काजी साहब एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मीडिया की तरफ से भी कोई तनकीद उन पे भी होगी, लेकिन वो होना शुरू हो गई। और इसमें जिम्मेदारी उनकी अपनी ज़्यादा इसलिए है कि वो लाइव कवरेज का उन्होंने फैसला किया था अदालती कार्रवाई का, और उस वक्त तो जाहिर है एक जब आगाज़ होता है किसी चीज़ का तो वो एक विन विन पोजीशन होती है, वो सब कुछ लग रहा होता है कि जी आपके साथ है और जो आप कह रहे हैं वो हरफ आखिर भी लग रहा होता है, लेकिन फिर चीज़ें वक्त के साथ चेंज होती हैं। बेसिकली वो जो, और ये काजी साहब ने कहा भी था शुरू में, आपको याद होगा कि जी मैं सारे जजों को साथ लेके चलूंगा जी, और हमें वो इनिशियली नज़र भी आया। एक दो जज थे जो जाहिर है वो कुछ लोग हर एक का अपना वो नुक्ता नज़र होता है, नज़रिया होता है, उसके मुताबिक इख्तलाफ तो होता है और होना भी चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि दुनिया में ये थोड़ी होता है कि कोई फैसला होता है और वो हमेशा यूनानिमस डिसीजन आ रहा होता है। वो
उसमें डिवाइड होती है, बिल्कुल होती है। एक जज समझता है एक नुक्ते को कि जी ये इसके हक में नहीं जाना चाहिए फैसला, दूसरा समझता है जाना चाहिए, तो वो तो होता है। लेकिन ओवरऑल एक प्रेशर अंदर से भी जजेस का मुझे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जाहिर है वो ये बड़ा जरूरी समझा गया कि मीडिया को भी नोटिस जारी कर दो और उसके बाद फिर जवाब आने दो, फिर देखते हैं। और मतलब मीडिया को ये कैसे पता है कि जी अपर हाउस का एक सेनेटर, और वो सेनेटर जो आज़ाद हैसियत में, जिसकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, वो आराम से आज़ाद हैसियत से मुंतखब होके आ गया, तो उससे ज्यादा ताकतवर सेनेटर इस मुल्क में कौन हो सकता है? तो मीडिया कैसे ना दिखाता उसको? इतने ताकतवर सेनेटर को हमने नहीं लाइव दिखाना, तो और किसको दिखाएंगे? सही। तो बहरहाल देखते हैं, वो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सही जी, देखते जाएं अभी कि क्या होता है। जी आमिर साहब, ये पार्टी का आगाज है जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, और ये जो तौहीन अदालत का ये मामला है, जाहिर है उसमें मीडिया को फरीक बनाना, जिस तरह अयाज साहब कह रहे हैं, एक सेनेटर अगर बात कर रहा है, मीडिया से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो मीडिया तो दिखाएगा। क्या आपको लगता है कि इससे बढ़कर कुछ मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, या इसी मामले को भी वो समझते हैं चीफ जस्टिस साहब कि मीडिया को नशर नहीं करना चाहिए जो अदालत के हवाले से कोई भी बात हो? दो, आपको पता है कि मैं जो तबसरा है उसको तबसरा करता हूं और खबर के तौर पे खबर को लाता हूं। आप ये ध्यान में रख लीजिएगा कि आज जो तौहीन अदालत के मीडिया को नोटिस इशू हुए हैं, इसमें अगर तो खैर का पहलू ढूंढ लेंगे तो ये मीडिया भी चलता रहेगा और ये अदालतें भी चलती रहेंगी। वरना सीधी सी बात है कि मेरे अजीज हमवतनों को बहुत दूर की कहानी नहीं है, इस मुल्क में तो कभी भी नहीं रही दूर की कहानी। और वो जो कहते थे मुशाहिद हुसैन सैयद 99 में कि ये मैं खबर दे रहा हूं, मैंने इसलिए आपको पहले बताया कि भाई इंसान बन जाओ, ये नोटिस हमें सीधा करने के लिए है कि आप पार्टियां ना बने और अपने काम से काम रखें। जहां हदूद क़यूद की बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल ने जब लफ्ज़ कहे, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस को भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है अपनी तकरीरों पे, और वो यहाँ अदालतों में उसके ऊपर फैसले हुए हैं। इसी तरह जजेस को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो पार्लियामेंटेरियन उनको डिस्कस ना करें। ये बात इस तरह समझें। और जो फ़रोग नसीम साहब वकील थे मुस्तफ़ा कमाल के, उनसे पूछा था, ये ऐसे नहीं हो गया कि आपका माफ़ीनामा मुस्तरद करते हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ने पूछा था कि क्या आपने तौहीन की, तो उन्होंने कहा मैंने तौहीन नहीं की। तो उन्होंने कहा फिर आप माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं? या तो आप कहें कि हाँ हमारी नज़र में ये बात है, ये नोटिस इसलिए उनकी इस गैर मशरूत माफ़ी को फ़िलहाल कबूल नहीं किया गया। मतलब पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात समझने की है। फैसल वावडा ने चूंकि कहा है कि मैं अदलिया को नंबर 1 पे लाना चाहता हूँ, और उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी और इसीलिए 1 हफ्ता दिया गया। ये फैसला फैसल वावडा को करना है कि वो गैर मशरूत माफ़ी मांग के सरेंडर करते हैं, नहीं करते हैं। यहाँ पे जज भड़के नहीं मार रहे जैसे साकिब निसार साहब और बाकी उनके हमनवा मारा करते थे। निहाल हाशमी, दानियाल अजीज, तलाल चौधरी को सजाएं दी गई माफिया मांगने के बावजूद। मैं समझता हूं कि अदालत ने बहुत अच्छे अंदाज से इस मामले को कंडक्ट किया है। जिन की बात अयाज साहब ने की कि वो मीडिया नहीं देखते और वो तौहीन की तरफ नहीं जाते, जहन में रखिएगा अथर मिनल्ला साहब ने भरी कोर्ट में शिकवा किया था कि किसी प्रॉक्सी से हमारे ऊपर तनकीद करवाई जा रही है। ये मैंने और आपने नहीं की बात, ये अथर मिनल्ला साहब हैं जो हाई कोर्ट में बैठते थे और वो बार बार कहते थे कि मुझे तौहीन अदालत का कोई मसला नहीं है। लेकिन ये सब एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी उसमें आ रहे हैं। लेकिन ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो हमें तो उसमें मसला नहीं है। वो हमें भी बुलाएंगे तो हम तो तब जाके माफी मांग लेंगे, भाई हमें तो कोई अकड़ शकड़ नहीं है, अपनी सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे, बुला लें। इसमें इस नहीं तुसी ते अकड़े हो, तुसी ते क्या नोटिस साडे ते ही आया मीडिया ते, तो लगेगा पता जब होएगी गल। लेकिन मैं इस पे कहूं, सच्ची बात यह है कि हर इदारे को, ये सिर्फ मीडिया नहीं, ये स्टेट के तो 3 ही इदारे हैं ना, मुकन्नना, अदलिया और एग्जेक्टिव। सबसे पहले तो इन पे जिम्मेदारी आती है कि भाई अपने अपनी हदूदों क़यूद में रहे। एग्जेक्टिव में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट शामिल है, वो कोई अलग से नहीं है, और पार्लियामेंटेरियन सारे हैं, अदलिया सारी है। ये सारे के सारे जब अपनी हदूद से बाहर जाते हैं तो मीडिया भी खेल रहा होता है उसके अंदर। ठीक,
अब मीडिया को पंचिंग बैग तो बनाया जाता है। हाँ। आज देखें सुप्रीम कोर्ट में ही और हाई कोर्ट में दोनों तरफ पैमरा के उस आर्डर को आड़े हाथों लिया गया, जिसमें कहा गया था कि आप रिमार्क्स नहीं दे सकते। उन्होंने कहा आप लोग कौन होते हैं पैमरा वाले जो इन पे पाबंदी लगा रहे हैं। ये दोनों तरफ से बात आ रही है। एक तरफ वो हमारी आजादी की बात सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है, हाई कोर्ट भी कर रही है। गुस्सा इस बात का है कि जब वो उनका ख्याल ये है, जस्टिस आमिर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं, कि जब हम ये फिक्रा लिखते हैं ना कि वो जज साहब बहुत बरम हुए, वो कहते हैं ये आप ज्यादती कर जाते हैं, आप हमारा जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है ना उसको चलाएं, अपना तबसरा उसको रनिंग में ना लेके आए। मतलब हमारे अंदर भी हमारी भी तंजीमें मौजूद है, कुछ हमें भी सोचना पड़ेगा ना कि अगर अटॉर्नी जनरल दो इदारों की बात करते हैं कि जी अदलिया और मुकन्निना दोनों को आपस में नहीं टकराना चाहिए, तो फिर मीडिया खामखा से तीसरा कौन है कि भाई हमें भी वो लागू कर लेना चाहिए अपने ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके लिए हम प्रेस रिलीजें जारी कर देते हैं बैठ के कि दूसरे ना कहें भाई हम भी तो कुछ सोचें। मैं इसलिए कहता हूं कि इज्जत हमारी है तो दूसरे की भी है, हमें सब चीजों को सामने और साथ रख के चलना है, फिर कोई हम बीच का रास्ता बना सकेंगे और मामला चल सके। तो इन्हें मीडिया भी होना चाहिए, तो इन्हें मीडिया तो होने कर लो, होने कर लो। फैसल साहब, जाहिर है जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आती है, किसी भी इदारे की बात करते हैं, तो जाहिर है मीडिया पर अगर इतने सवालात उठाए जाते हैं तो मीडिया को भी तो हक होना चाहिए कि वो भी कहे कि फ़लाँ ने मेरी तौहीन कर दी है जी, इस पर भी मैं नोटिस ले रहा हूँ। आपके ख्याल में वाकई तौहीन अदालत केस में खास पर जो फैसल वावड़ा, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि ऑनरेबल सिर्फ उसे कहेंगे जो होगा, और वो अदालत का जिक्र भी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अदलिया का नंबर 140 है। तो अब सारा मामला आपके सामने, आपको लगता है कि मीडिया का अगर पर्टिकुलर इसमें किरदार देखा जाए तो आप भी यही समझते हैं कि मीडिया ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि बिल्कुल कट ही नहीं करनी चाहिए ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किसी एक जज के नाम पर भी मंसूब हो? फैसल साहब, देखिए जिम्मेदारी और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा तो वो करता है जिसके हाथ में कुछ होता है। मीडिया तो गन्ना है, हाथियों की लड़ाई में जो है पिस रहा है। मीडिया की औकात क्या है? मेरा मीडिया तो एक ऐसी कठपुतली है जिसकी डोरे कई लोगों के हाथ में, होता है कठपुतली, इसको एक जगह से हिलाया जाता है, इसकी डोरे तो कई लोगों के हाथ में, आधे घंटे कोई हिलाता है, आधे घंटे के बाद कोई हिलाता है, आधे घंटे के बाद कोई हिलाता है। मीडिया में जो कुछ हो रहा है मीडिया वालों की मर्जी से हो रहा है। मीडिया में कोई अब कोई साफत बची है? मीडिया पे ये लोग किस बात की तनकीद कर रहे हैं? जो तनकीद कर रहे हैं वो कर सकते हैं, बात मीडिया का इशू नहीं है। इस बात को समझे कि जंग जो है ना बड़े खतरनाक मरहले में दाखिल हो गई है। अच्छा, जरूरी ये नहीं कह सकते कि ये फाइनल मरहला है, लेकिन जंग बड़ी तेजी से हम ये कह सकते हैं कि आखिरी मराहल की तरफ जो है ना वो दाखिल हो रही है, उस तरफ जो है ना वो बढ़ रही है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इस राय को तो फिलहाल महफूज ही रखना चाहिए, बिला वजह में फिर कोई तौहीन ना हो जाए। लेकिन मतलब अब आप तज्जिया डर डर के करेंगे फैसल साहब? आमिर साहब ने जो बकौल आमिर साहब की जो आमिर साहब ने खबर दी है ना, उसके बाद तो अब आपको अपने मौजूआत की तरतीब भी है ना बनानी, समाजी मसाइल पे प्रोग्राम करने से उसकी तैयारी शुरू कर दें आप। सही है, आमिर साहब ने बता दिया है अजीज हमवतनों की आबाद हाँ, तो अब ये सारे मौजूआत जो है ना खत्म हो जाएंगे, डर का भी इशू खत्म हो जाएगा, फिर हम बहुत दूसरे मौजूआत पे हम गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल इस जंग का जो फातेह कौन होगा, लेकिन जो खमियाजा है वो कौन भुगतेगा और ये कब तक जो है वो भुगतेगा? कोई फरीक भी जो है ना वो इस वक्त हल्का होने को जो है ना तैयार नहीं है। जो अब चीफ जस्टिस साहब को देख लें, जो जाहिरी सूरत हाल है, हो सकता है कि गलत हो, चीफ जस्टिस साहब जो है वो अपने साथी जजेस की भी जो है ना वो जो नजर आ रहा है वो हिमायत जो है वो खोते चले जा रहे हैं। और ये नजर कैसे आ रहा है? ये कोई अंदाजा नहीं है, ये कोई गुमान नहीं है, ये सब कुछ लाइव हो रहा है। पूरी कौम जो है वो ये लाइव देख रही है। इस पे जो है वो जो उसके बाद जो तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं, जो एनी शाहिदीन वहां के निकल के सूरत हाल बता रहे हैं, वो तो जो कुछ नहीं बता रहे हैं कि जजेस आपस में जो है उनके दरमियान जो है वो मामला जो है खराब होते हुए जो है नजर आ रहे हैं। इससे पहले तो ये सब कुछ जो है हो सकता है होता होगा, इतना पब्लिकली तो नहीं आता था जितना जो कुछ इस दफा आ रहा है। इदारों से लड़ रहे हैं, इदारों के अंदर जो है वो मसाइल हो गए। मीडिया बेचारा तो आपको पता है गरीब की जोरू है, जिसका भी बस चलता है वो मीडिया के ऊपर जो है वो उतार देता है। मीडिया की वजह से सब कुछ हो रहा है। बेचारा मीडिया है क्या? ये मीडिया एक कंट्रोल्ड मीडिया, उस पर भी अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं कि मीडिया की वजह से हो रहा है, तो फिर तो पता नहीं किस किस्म का जो है वो इनको जो है मीडिया चाहिए। तो यार यहाँ आप जैसे हर बात कर लेते हैं, कंट्रोल मीडिया कैसा हो गया? और
इधर मौसीकी का प्रोग्राम चलना चाहिए, और मौसीकी भी जो है ना वो चाहत अली खान की होनी चाहिए। तो वो खुदा का खौफ करें, फिर तो बस समझे और यार माफ कर दें, कितनी अजियत देना चाहते हैं आप। मतलब आज साडा चाहत अली खान फैसल हुसैन नहीं, तुसी मौसीकी का भी 9 मई कराना चाह रहे हो यार, खुदा का नाम। नवीद साहब आपके ख्याल में मीडिया जिम्मेदार है? देखें, हम अगर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं, एक आइडियल डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो रूल ऑफ लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट है। कानून की अमलदारी, कानून की बालादस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कानून की बालादस्ती को मेंटेन करने के लिए आपको जुडिशरी का तकद्दुस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आपकी जुडिशरी जो है उसको किसी तरह से जो है वो स्कैंडलाइज ना किया जाए। यहाँ मामला क्या है? यहाँ मामला ये है कि जी जो भी कोई भी फैसला आता है और उनके किसी कुछ लोगों को नागवार गुजरता है, तो मुख्तलिफ लोगों को जो है वो इस तरह से छोड़ दिया जाता है। और जैसे खान साहब ने कहा कि सेनेटर्स हैं, अब वो तो पार्लिमान का हिस्सा हैं, और ये वही पार्लिमान, देखिए यही लोग थे जिन्होंने 2023 में जो है वो पार्लिमान के तकद्दुस का कानून जो है वो लेके आए थे कि जी पार्लिमान का भी तकद्दुस है, आप वो हमारे जो हमें जवाबदेह हैं, वो लोग जिन्हें हमने जो है वो पार्लिमान में भेजा, अपने वोट दे के भेजा, और वो हमारे सामने जवाबदेह हैं, उनका भी जो है उनके लिए भी एक कानून बन गया, और उसके ऊपर भी आपको 6 माह की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। जी जी। तो अगर आप पार्लिमान के तकद्दुस का कानून जो है वो ला सकते हैं, तो दूसरी तरफ फिर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसके ऊपर अब इस तरह से जो है वो आवाज़ें उठाना वो कैसे बनता है? यानी सबसे पहले अपने गिरबान में झांका जाए, अपना मुहासबा किया जाए, और फिर दूसरी तरफ इस तरह से आके अगर किसी को कोई शिकायत हैं तो आप पूरे इदारे को क्यों स्कैंडलाइज कर रहे हैं? आप जजेस को इस तरह से यानी जो कानून की बालादस्ती और कानून की अमलदारी कैसे कायम होगी कि जहां पे आप जजेस को और इदारों को, अदलिया को जो है वो स्कैंडलाइज करें, उनको बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। अगर किसी को कोई इश्यू है तो आपके पास एक रास्ता तो दिया हुआ है ना, आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के थ्रू जो है आप एक रेफरेंस जो है वो दायर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने का जो मकसद नजर आता है वो यही है कि जजेस को स्कैंडलाइज किया जाए, उनको अंडर प्रेशर लाया जाए। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि आप इस तरह से स्कैंडलाइज करेंगे और फिर ये एक्सपेक्ट करें कि जी जो अदालत है वो उस पर कोई एक्शन ना ले। हमारे मीडिया खान साहब से बड़े माजरत के साथ ये देखें, फ्रीडम जो है वो मादर पिदर आजाद फ्रीडम नहीं होती। फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। अगर एक शख्स बैठ के वो जजेस को और अदलिया को जो है वो स्कैंडलाइज कर रहा है और मैं उसको टीवी पे बराह रास्त नशर करूं, तो हम लोग भी बैठे हैं, जो लोग न्यूज रूम मैनेजर हैं, जो डिसीजन मेकर वहां पे बैठे होते हैं, मेरे ख्याल में उनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो बड़े सीनियर लोग हैं, उनको पता है। लेकिन जैसे खान साहब ने कहा कि जी वो बड़े ताकतवर सेनेटर्स हैं, तो फिर अगर इतने ही हम मजबूर महज बन सकते हैं तो फिर जो अदालत जो कह रही है तो वो तो गलत नहीं कह रही ना। दूसरी तरफ एक चीज अदालत के ऊपर भी आती है। देखें, बहुत सारी दुनिया के ममालिक में, अमेरिका ले लें, कनाडा ले लें, न्यूजीलैंड, वहां पे जो स्कैंडलाइजेशन ऑफ जुडिशरी के कानून को वो बहुत ही उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। बहुत जो है वो बड़ा उसको एहतियात से इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ हमारे यहाँ जजेस को भी ये चाहिए कि इस तरह से अगर वो पर्सनल अटैक है उसके ऊपर अगर वो इस तरह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून जो है वो हरकत में आ जाता है, तो मेरे ख्याल में जुडिशरी को भी इसके ऊपर बड़ी एक एहतियात से कि आप जो है ना वो जमहूरी अक़दार जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, तो हर तरफ आपके मीडिया को भी, आपकी जुडिशरी को भी, आपके पॉलिटिशियन को भी, आपके पार्लियामेंटेरियंस को भी, सबको जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। अदरवाइज यही होगा जो एक सर्कस इस वक्त बनी हुई है। न्यूज रूम मैनेजमेंट क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है? बात ये है ना कि एक सेनेटर, और जैसे कि मैंने अर्ज किया, इतना ताकतवर सेनेटर जब बात कर रहा होता है तो वो मतलब ये अगर कोई अदलिया के खिलाफ या किसी जज के खिलाफ बात करता है तो उसको नहीं करनी चाहिए ना।
मतलब मैं तो मजबूर हूं कि वो लाइव हो रही है और सारे चैनल्स दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं सारे चैनल्स? सारे मजबूर हैं कि यार एक इंपॉर्टेंट इशू पे एक सेनेटर साहब बात कर रहे हैं और वो दिखाएंगे हम, जाहिर है। अब वो सेनेटर साहब को ये सोचना चाहिए ना कि मुझे किस हद तक जाना है, किस हद तक नहीं जाना। मतलब अब आपके पाकिस्तान के सबसे ऑगस्ट उसके मेंबर हैं आप, उसके, तो उसके बावजूद अगर आप में एहतियात ही नहीं है, नहीं कर सकते, तो फिर आप छोड़ दें यार, किसी और को मौका दे दें। ठीक जी। इलियास साहब, नहीं दुआ मैंने बात करनी है। जो सेनेटर साहब ताकतवर हैं, दुआ एक सवाल एयाज साहब से पूछना है। पूछिए पूछिए एयाज साहब से। एयाज साहब, ये जो सेनेटर साहब ताकत है, ये अवाम की ताकत से नहीं? ये आप अपने एमकेएम के दोस्तों से पूछ लें, आपको पता चल जाएगा, एमकेएम पाकिस्तान के दोस्तों से। जी आमिर साहब। नहीं, वोट तो पीपल्स पार्टी ने दिया, एमकेएम ने तो सिर्फ इनको प्रपोज किया था एमकेएम का और बाद में उन्होंने अपना सेनेटर ले आए। मैं हाँ, अच्छा, अब अगली बात जो अयाज साहब जिस बात को कह रहे हैं, लेकिन मीडिया के ऊपर ये पाबंदी, मैं नवीद साहब से एग्री करूंगा, है कि वो डिलेड मैकेनिज्म भी यूज करे और फिर टू कर दे, जो भी हो। फिर ये जिम्मेदारी आती है कि फिर उसे रोका जाए। यही वो बात है कि हम अपनी जिम्मेदारी भी पूरी ना करें और दूसरों पे तनकीद भी करें। लेकिन हमें पहले अपना काम पूरा करना चाहिए, फिर दूसरों पे गाली तो नहीं चलाई ना उनकी कि किसी को गाली दे रहे थे। नहीं, गाली नहीं है ना अयाज साहब, सिर्फ गाली नहीं है कि गाली रोकनी है। ये तो फिर यही न्यूज रूम की मैनेजमेंट का काम है कि आपके पास रूल सब पड़े हुए हैं। पैमरा को जहां हम तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहां उन्होंने लेट मैकेनिज्म के ऊपर हर एक को कहा है। और दूसरे ये कि भाई आप अदलिया पे तनकीद नहीं कर सकते। चले जैसे फौज के लिए है कि आप वो भी लिखा हुआ है इनके अंदर कि आप उन पे भी तनकीद। यही वो बातें हैं कि सब अपने अपने एम्बिट में आए तो सारा मसला ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए मीडिया को अलग नहीं कर रहा, सबको इकट्ठे मिलके कुछ फैसले कर। लेकिन सबसे पहले हमसे ना एक्सपेक्ट किया जाए ना कि हम भी एम्बिट में आएंगे। बाकी लोग आएंगे तो हम तो ऑटोमेटिकली उस पे आ जाएंगे, सीधी लाइन पे आ जाएंगे अल्लाह के फजल से। मतलब आप समझ रहे, हम सीधी लाइन पे नहीं है। नहीं, जाहिर है सभी अब निकले हुए हैं ना अपने अपने उससे, तो इसमें हमारा क्या जी। इलियास साहब, आप हालत जंग में हम सब जी पूरी कौम हालत जंग में। तो भाई आमिर साहब आप देखें इलियास साहब सबको एम्बिट में लाएंगे। इलियास साहब आप बस शुरू हो जाए। ये इस बात को देखें, सारे इस मसले में तमाम अदारों को, तमाम जितने भी हैं। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं कि तमाम को मेरी बात सुननी चाहिए। तमाम को अपने दायरा, अगर मीडिया एयाज साहब वाला अपना इलियास साहब वाला स्टाइल इख्तियार कर लेना, किसी को नोटिस ही नहीं आए। कैसा फिर जी इलियास साहब, ये बच के निकल जाते हैं। ये जो तरीकाकार है ना, अदलिया को भी अपने दायरा कार में, पार्लियामेंट को भी, यानी कि हर एक को अपने उसके तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए और उसके मुताबिक काम करना चाहिए। ये जिस तरह सेनेटर साहब जी, ये भी सुपीरियर हैं, जो अवाने बाला से इनका ताल्लुक़ है, ये बात करें कानून साजी के लिए करें, जिस तरह मामलात वगैरह करें। लेकिन ये जो ऐवान में जब बात करेंगे तो कानून साजी के लिए तो दूसरे देखें, अवाने बाला, अवाने ज़ेरी, ये दोनों वो जो क्या कहते हैं कौमी असम्बली, फिर सेनेट, ये हमारा सबसे आला फोरम है। तो इसमें जब ये बात करते हैं सेनेटर, तो इनकी बड़ी अहमियत है। तो अदलिया को इनके जो बातचीत वगैरह करते हैं, हर एक बंदे को अपने दायरा कार में रहना चाहिए। अगर दायरा कार में रहेंगे तो ये मसले नहीं पैदा होंगे। अब ये देखें, ये इतना जो करेंगे जी बड़ा संजीदा मसला है, इसके लिए अब अदलिया को चाहिए कि इसके लिए मिल बैठ के फोरम पर, किसी फोरम पर इनके SOPs तय करने चाहिए कि किस लिमिट में कौन किस तरह जा सकता है। अगर हर एक दूसरे से बढ़ता रहा तो ये फिर तवाज़न बिगड़ जाएगा। फिर आमिर साहब खबरें देने लग जाते हैं, वो खबरें खतरनाक होती हैं कि, लेकिन इसीलिए जमहूरियत को कायम रखने के लिए इन सब को अपने तवाज़न को बरकरार रखना होगा। ये सोचना पड़ेगा कि अगर नहीं सोचेंगे इस वक्त है कि इस वक्त मसले को सॉल्व करके आपस में बैठ जाएं, लेकिन नहीं करेंगे तो फिर देखें इनमें फिर किस तरह जाते हैं। लेकिन आज भी जो मामला है, इसको सुलझाने के लिए, इसका प्रेशर कम करने के लिए कुछ ना कुछ अदलिया की जानब से भी बातचीत हुई है और दूसरों को भी उन्होंने भी एक अच्छा, जैसे MKM के जो हैं उन्होंने भी अच्छा किया। मुस्तफा कमाल साहब ने भी अच्छा, वाडा साहब को भी थोड़ा सा देखना चाहिए। बिल्कुल इसको एक अगर बैक फुट पर नहीं आते, अगर इसी तरह बरकरार रखेंगे तो फिर इसमें ये तवाज़न ख़राब होगा, फिर इसमें बदमज़गी होगी और आपस में एक दूसरे को
एक दूसरे से बढ़ने के लिए ना ये आपस में एक दूसरे को करते करते मुल्क का सत्यानाश करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे थे, तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है और तवाज़ुन जब बरकरार रहेगा तो डेफिनेटली तमाम इदारे अपनी डोमेन में काम करेंगे। बहरहाल हमारा बुनियादी सवाल तौहीन अदालत केस से मुतल्लिक, क्या वाकई मीडिया ने गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की? एक्सपर्ट्स ने जो राय दी वो आपने जानी। अब एक क्विकली एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल भारत लोकसभा इंतखाबात से मुतल्लिक, नताइज मुकम्मल, भारतीय इलेक्शंस में बड़ा अपसेट, क्या मोदी सरकार अपनी रविश तब्दील करेगी? ये हमारा सवाल होगा। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, भारत की हम बात कर रहे हैं जहां इस वक्त मुकम्मल इलेक्शन नताइज के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी के इत्तेहाद NDA ने 292 नशिस्तें जबकि कांग्रेस इत्तेहाद ने 234 नशिस्तें हासिल की हैं। नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी बार पार्लिमानी इंतखाबात जीतने वाले पहले सियासी रहनुमा बन गए हैं। 8 जून को मोदी तीसरी मरतबा वजारत उज़्मा का हल्फ भी उठा लेंगे। ताहम बीजेपी भारी अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही है, जिसका दावा वो इंतखाबात से कबल कई बार करते रहे थे। बीजेपी के बुलंदोबांग दावों और एग्जिट पोल्स के बरक्स इंडिया के पार्लिमानी इंतखाबात में हैरत अंगेज नताइज देखने को मिले। कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद मोदी की बीजेपी को नुमाया तौर पर कमज़ोर करने में कामयाब रही। तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि भारतीय अवाम ने NDA पर पूरा भरोसा किया है। आज दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत की जीत हुई है, हमने दुनिया को जमहूरियत की ताकत दिखाई। 1962 के बाद पहली बार कोई हुकूमत 2 मुद्दतें पूरी करके तीसरी बार इक़्तिदार में आ रही है। इत्तेहादियों के रहमो करम पर नई मोदी सरकार, तगड़ी ऑपोजिशन भी सर पर, इस तमाम सिचुएशन में कितनी ताकतवर होगी मोदी की हुकूमत, इस पर हम बात करेंगे। क्या मोदी सरकार अपनी रविश भी बदलेगी? जो एक बयानिया एंटी मुस्लिम वो लेकर आगे चल रहा है उसको भी तब्दील करेगी? क्या पोजीशन होगी ओवरऑल सियासत की खिते में? इस पर भी हम बात करते हैं। नबी साहब, आपसे आगाज़ करूँ, आपके ख्याल में जिस मैंडेट की तवक्को वो कर रहे थे वो नहीं मिला, कहीं ना कहीं उनके बयानिए को हार हुई है, आपको लगता है कि ज़ाहिर है हुकूमत वो बनाने जा रहे हैं इत्तेहादियों के साथ, अपनी रविश तब्दील करते हुए नजर आ रहे हैं वो आपको? देखिए, दुआ कहीं ना कहीं नहीं बल्कि टोटली उनका नैरेटिव जो है वो उठा के फेंक दिया है इंडिया के जो वोटर्स हैं उन्होंने। मोदी जी और बीजेपी और उनके इत्तेहादी जिस वक्त इलेक्शन में जा रहे थे तो बड़ा सीना ठोक के ये कहा जा रहा था कि जी 400 सीटें जो है उससे ज्यादा लेंगे। जी। अब देखें, बीजेपी के लिए ये एक बड़ी कड़वी फतह है इलेक्शन में क्योंकि 400 सीटें जो जहन में रख के जा रहे थे और अब देखें कि पिछले 2019 के इलेक्शन में 302 या 303 सीटें ली थी और इस दफा जो है वो 222 या 24 के करीब सीटें जो है उन्होंने ली हैं। तो वो उनका वो जो एक भरमबाजी थी वो तो खत्म हो गई ना। अब वो जो उनके इत्तेहादी हैं उनके रहमो करम पे होंगे। वो बीजेपी को वो सादा अक्सरियत भी नहीं मिल सकी जिसके साथ वो जो है एक तगड़ी गवर्नमेंट बना सकते थे। लेकिन ये देखना चाहिए कि बीजेपी ने यहाँ पे मोदी ने जो पिछले 2 टेन्योर में उन्होंने जिस तरह का एक रेटरिक फैलाया, जिस तरह की टॉक्सिक पोलराइजेशन और डिविसिव जो उन्होंने पॉलिटिक्स खेली उसकी तो बिल्कुल नफी कर दी, उसको तो बिल्कुल मुस्तरद कर दिया इंडिया के वोटर्स ने। और ये भी देखें कि साउथ में केरला और तमिलनाडु वहां पे ये मोदी जी वहां जाके बैठ गए थे, वहां पे जो है वो मेडिटेशन सेशन करने लगे थे, वहां पे उन्होंने जाके पड़ाव डाल लिया था बिकॉज वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जी यहां से उन्हें, लेकिन वहां पे लोगों ने टोटली मुस्तरद कर दिया उनकी उस आइडियोलॉजी को, उनके उस नजरिए को जो है वो लोगों ने मुस्तरद कर दिया। उसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो हिंदू हार्टलैंड है आपका, जो आपका उत्तर प्रदेश का ये बेल्ट है, यहाँ पे किस तरह से यानी पिछले 10-15 वर्षों में पहली दफा ये हुआ है कि आप मोदी जी जो कि बनारस से इतनी बड़ी अक्सरियत से जीते थे लास्ट इलेक्शन में, वहां पे उनको कितने वोट मिले। इसी तरह आप अयोध्या में राम टेम्पल इन्होंने एक कितना बड़ा उसका एक पॉलिटिकल ग्रैंड स्टैंडिंग के तौर पे उन्होंने कितना उसको जो है वो मीडिया में उछाला था और जिस तरह से उसको कैश करने की कोशिश की थी, तो उसके ऊपर भी लोगों ने जो है, इसका मतलब है कि इंडिया के वोटर्स को ये उनकी ये तरजीहात ही नहीं थी जो कि मोदी और बीजेपी और उनके एलाइज जो है वो पुश कर रहे थे। उनके लिए
ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी, वहाँ पे बेरोजगारी, वहाँ पे इन्फ्लेशन, ये इम्पोर्टेंट थी। अब ये दूसरी तरफ ये देख रहे कि कांग्रेस जो कि जिसको ऑलमोस्ट राइट ऑफ कर दिया गया था, वो कांग्रेस जो है उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इस इलेक्शन में, बिकॉज वो चीजें जिनको मोदी और उनके एलाइज जो है जिनको इग्नोर कर रहे थे, वो चीजें उन्होंने कैश की, उनको प्रमोट किया। और उसकी जो जी अयाज साहब मेरी ऑडियो का इशू शायद था, इसमें फ्लो में थे नमित साहब, तो बड़ा मुश्किल होता है ना, फ्लो आपने तोड़ने की बड़ी कोशिश की है उनकी। मोदी साहब जाहिर है, अच्छा वहाँ प्री पोल रिगिंग इंडिया में भी इस दफा हुई, ये पहली दफा हुआ है जिसका राहुल ने कल इजहार भी किया था। कुछ उनके एक्सपर्ट्स इलेक्शन कमीशन को भी जिम्मेदार करार दे रहे हैं, क्योंकि जो आखिरी दिनों में मोदी साहब करते जा रहे थे उसका एक्शन नहीं लिया, नोटिस नहीं लिया इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन उसके बाद जो पोलिंग जो गिनती का दिन था, जिस दिन काउंटिंग हुई, उस पे किसी को कोई एतराज नहीं हुआ, बिल्कुल काउंटिंग हो गई और सब कुछ, सब ने रिजल्ट मान लिया कि जी बिल्कुल, मैं हारने वाले ने भी कहा जी मैं हार गया, जीतने वाले ने कहा जी मैं जीत गया। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसमें। जी नरेंद्र मोदी साहब का सबसे बड़ा इशू बन गया कि वो और अमित शाह वो पूरा भारत चला रहे थे, वो उनके फिंगर टिप्स पे थी चीजें, वो एक हुक्म किताबें होती थी हर चीज, वो अब खत्म हो गया, वो मैजिक खत्म हो गया। जो मोदी साहब समझना शुरू हो गए थे ना कि मैं तो अवतार हूं, मैं तो पैदा ही नहीं हुआ, मुझे तो उतारा गया और किसी खास मकसद के लिए उतारा गया। अब नीतीश वो जो है यादव, वो जो अल्लाह के फजल से वो उनको वो पलटू राम कहा जाता है, वो अब जब नचाना शुरू करेंगे ना मोदी साहब को, तो यकीनन मेरा ख्याल है वहां की अकलियतों को कुछ थोड़ा सा सुख का सांस जरूर आएगा। जी आमिर साहब, बात सिंपल सी है जी कि बिल्कुल दुश्मन की अच्छी बात से सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने जो सिस्टम अपना लिया है, क्योंकि वहाँ मार्शल्लाह कभी नहीं आए, वहाँ जैसे भी था सिस्टम चलता रहा और एक अच्छा इलेक्शन कमीशन आ गया। वो मुख्तलिफ स्टेट्स में तरतीबवार इलेक्शन कराते हैं और फिर नताइज इकट्ठे होके बहुत दिनों के बाद आते हैं। यहाँ हमारी तरह नहीं होता कि 1% पे रिजल्ट का फाइनल रिजल्ट दे दिया, मतलब हम भी तो तावले हैं ना हर चीज़ में। तो चीज़ों को सिस्टम में लाएं और वहाँ पे इंतहा पसंदी को शिकस्त हुई, वहाँ इत्तेदाल वालों को रास्ता मिला है कि भाई कब तक फाशिज्म चलाएंगे, कि आप मर्जी से चलाएंगे, सुनेंगे नहीं किसी के, आप किसी के उस पे कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस वक्त इंडिया बहुत दुनिया में आ गया है, इसके बावजूद उनके अपने लोगों ने सोचा कि इस इंतहा पसंदी ने हमें बहुत नुकसान देना आगे चल के, तो वो जो पलटा खाया उनके लोगों ने और बताया, तो ये एक ऐसी बात है जो पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। हमें भी देखना चाहिए कि हमारे यहाँ भी हम अपने रवैयों में बहुत इंतहा पसंदी पे चले गए हैं, और ये सब हमारे यहाँ भी कमी किसी में नहीं है, बिल्कुल ऐसे। हम किसी की कोई अच्छी राय सुनने के लिए भी तैयार नहीं होते। जैसे हम पहले कह रहे थे ना कि आजादी इज़हार राय में हम समझते हैं कि सिर्फ मेरा बोलना हक है, दूसरे की तो ऐसी की तैसी, मतलब ये वो रवैया है जो नहीं होना चाहिए। इसी से सबक सीखना चाहिए, दुश्मन की अच्छी बातों को अपना लें, बुरी बातों से इज्तनाब करें, शायद हम भी कोई रास्ता बना लें। क्विकली नाज़रीन ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से यही सवाल फैसल साहब इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल साहब, आपके ख्याल में तगड़ी ऑपोजिशन भी है, ज़ाहिर है इत्तेहादियों का प्रेशर भी होगा, नैरेटिव पर हमने कल बात की थी, वो तो लग रहा है शिकस्त हुई है मोदी को बुरी तरह से, तो अब आपको लगता है कि कुछ तबीयत में सुधार भी आएगा उनकी? इस वक्त इशू ये है कि उनकी अपोजिशन तगड़ी है, उनके इलेक्शन कैसे हुए, वो जो जीता उनका माजी कैसा था। हमें तो ये गौर करना है कि इंडिया के इन हालात में हमने अपने लिए बेहतरी का सामान कैसे पैदा करना है। हमारे लिए ये टॉपिक जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि इस हालात को हमने अपने लिए जो है वो साजगार जो है वो कैसे बनाना है। हम 72 साल से लड़ रहे हैं, तो क्या आगे भी हमने मजीद जो इस हुकूमत के यानी कि जो मोदी साहब की आ रही है 5 साल फिर अपने आप को जो है वो हालात जंग में रखना है? क्या हम जो है वो दोस्ती का हाथ खुद से जो है वो नहीं बढ़ा सकते? मैं वो नवाज शरीफ साहब से बहुत सारी बातों पे इख्तिलाफ है, लेकिन मैं नवाज शरीफ साहब को बहरहाल ये क्रेडिट देता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने जो है वो भारत से दोस्ती की जो है कोशिश की थी और उसको जो है पूरी मनसूबाबंदी करके जो है वो नाकाम बनाया गया। ठीक, हमें अपने पड़ोस के साथ जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चीन हो। कभी पड़ोसियों से लड़के थोड़ी जो है रहा जाता है। ठीक जी इलियास साहब।
मोदी साहब का जो था कि उनको जो जिस मैंडेट मिलेगा, एक भारी मैंडेट मिलेगा और फिर 5 साल अपने भरपूर तरीके से गुजारेंगे, वो उनको उस तरह नहीं हुआ। क्योंकि इस दफ़ा मोदी साहब 2 टर्म तो जीत गए, तीसरी टर्म में इन्होंने अपने आप की पॉलिश बहुत की थी, अपने आप को मार्केटिंग बहुत की थी, ताकि वो उनको पता था और वो उसको जो सर्वे करके बताया गया था कि जी उनको बेहतर वोट मिलेंगे और वो इस दफ़ा भरपूर तरीके से जीतेंगे और फिर 5 साल अपने पूरे इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और एक डिक्टेटरशिप लेके आएंगे। इसलिए लेकिन लोग भी तो उधर समझदार हैं, उन्होंने देखा अक़लियतों ने उनके साथ जो जुल्म हुआ किया इन्होंने 10 सालों में, जिस तरह उनकी चीज़ें उनके साथ ज़्यादती की, उनके रहने सहने के लिए मुश्किल कर दिया। आप ये सारे मीडिया गवाह है, बल्कि उनके साथ जो जिस तरह इक़दामात की अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया और उस पर फिर रिएक्शन तो लाजमी तौर पर आना था, जिस तरह की अपने करते भी ये सिर्फ अपने टिकटॉक बनाने से तो नहीं मसले हल। बिल्कुल जी, आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। आप सबको शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।